नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार चल रहे हैं वो तमाम नवाचार हम आप तक पहुंचाएं, जिसके माध्यम से आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, यानी कि लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन से विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर है 0755 266 0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री अन्न की खेती के विषय पर आज हम बात करेंगे। और यदि मेहमान की हम बात करें तो मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। हमारे साथ आज डॉक्टर भवानी शंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं केवीके अशोकनगर से। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा और हमारे किसान भाई भी यही जानना चाहेंगे कि आज हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं, यानी कि सुपर फूड की बात कर रहे हैं। तो आखिर श्री अन्न क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये श्री अन्न जो कि लघु धान्य हमारे जो पारंपरिक रूप से उगाए जाते थे, जो आदिवासी अंचल और जो पहाड़ी इलाकों में, और काफ़ी इनकी खेती की जा रही थी। और धीरे धीरे जब गेहूं चावल के ओर काफ़ी ध्यान दिया गया तो इसके कारण ये धीरे धीरे इनका रकबा मतलब घटता चला गया। और ऐसी परिस्थितियों में लोगों को इसके गुणों के बारे में, जो इन दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं आदिवासी अंचलों से अलावा, उनको इनके बारे में जानकारी न होने के कारण ये जो वर्ष है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, लघु धान्य वर्ष घोषित किया गया है। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय में वृद्धि की जाए। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन को प्रभाव हैं, उनके प्रभावों में ये जो हमारे लघु धान्य बहुत अच्छे उत्पादन होते हैं। और इन पर तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बीच में सूखे की स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो ये जो लघु धान्य हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। पहले इनको गरीबों का भोजन कहा जाता था, जैसा कि आपने कहा कि सुपर फूड। तो आजकल ये 5 स्टार होटलों की ये स्थान लेते जा रहे हैं उनमें। और इसके पीछे मुख्य यही है कि ये जो पोषक तत्व हैं इसके अंदर अपार भंडार है। इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका बहुत भंडार है, जिसके कारण से ये अब धीरे धीरे लोगों के बीच में प्रचलित हो रहे हैं। तो इनका लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों के जो दैनिक आहार है उसको हिस्सा बनाने के लिए भारत शासन के द्वारा बहुत स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, गांव स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और ये हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बने। जी बिल्कुल, ये दैनिक जीवन का हिस्सा है और भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की इसमें एक ज़रा भी कमी नहीं होती है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जिस तरीके से सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है और हर ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता की थाली तक पहुँचे। सर, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे आप यहाँ पर सुपर फूड्स लेकर आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे किसान भाइयों को सुपर फूड ज़रूर बताएँ और दिखाएँ कि आखिर कौन कौन से। देखिए, सामान्य तौर पर जो खेती की जा रही है लोगों के बीच में, जैसे बाजरा की खेती मुख्य रूप से ये हमारे चंबल इलाके में की जाती है, ज्वार वगैरह भी की जाती है। इसके अलावा अगर ये हमारे जो कोदों, कुटकी और रागी की बात करते हैं तो ये हमारा मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और आपका सीधी शहडोल, उमरिया, ये पूरे जो हमारे आदिवासी अंचल हैं इनमें इसकी खेती की जाती है। और बहुतायत में इसको उगाया जाता है और लोगों के दिनचर्या में, उनके जो दैनिक आहार है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, इसके अलावा यदि हम किसानों की बात करते हैं तो आमतौर पर किसान भाई आपके पास आते होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र में आते होंगे, और सुपर फूड्स को लेकर उनका आखिर क्या सोचना रहता है कि हमें किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इसका उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, ये जो वर्ष भारत शासन के द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, उसके बादों में ये जो मोटे अनाज हैं, लघु धान्य हैं, इनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। क्योंकि अभी तक इनके जो गुण थे इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। और ये जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है तो इसकी खेती के लिए भी लोग अग्रसर हो रहे हैं। और खेती के साथ साथ इसको दैनिक आहार में, क्योंकि इससे जो डिशेस बनती हैं, रेसिपी बनती हैं, बहुत सरल तरीके से बनाई जा सकती हैं और घरेलू स्तर पर तैयार की जा सकती हैं। और इसके अंदर जो हमारे जो आज की आपाधापी के युग में हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जिसके कारण लाइफ स्टाइल डिसीज हमको हो रही हैं, बिल्कुल। इसके कारण चाहे हमारे घुटनों में दर्द हो, चाहे हमारी पाचन संबंधी समस्या हो, चाहे हमारी हृदय संबंधी समस्या हो,
मधुमेह हो, जोड़ों में दर्द हो, कैंसर जैसी बीमारियां हों या हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई बीमारी हो, इसके अंदर सभी ऐसे पोषक तत्व, ऐसे खनिज लवण, जी। ये सभी बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि हमारे जो सामान्य तौर पे हम गेहूं चावल का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक आहार में, उनमें नहीं पाए जी। जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, यदि हमारे किसान भाइयों को या दर्शकों को कोई सवाल हमसे पूछने हैं, तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप महेंद्र पटेल जी दमोह से हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में और आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मोटे अनाज की खेती माने उसकी माने जो आज के युवा हैं उसके लिए कैसे वो खेती कर सके और उसकी जानकारी के लिए कहाँ कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे जो युवा हैं, युवाओं के लिए तो ये एक रोज़गार का बहुत अच्छा अवसर हो सकता है मोटा अनाज। क्योंकि मोटे अनाज की खेती में अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं। अपने किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं और मोटा अनाज के संबंध में, चाहे उसके उत्पादन से संबंधित तकनीकी हो, चाहे उससे आपकी जो प्रसंस्करण से संबंधित तकनीकी हो, या उसके आधार पर अगर हम कोई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना चाहते हो, क्योंकि मोटा अनाज उगाने के पश्चात में उसकी मार्केटिंग भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा साधन बन सकती है। तो हम जो भी मोटा अनाज उगाएं उनका प्रोसेसिंग करें, प्राइमरी प्रसंस्करण करके, और इसके बाद में उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग, क्योंकि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, हृदय संबंधी हैं, एनीमिया से रिलेटेड हैं, अथवा कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं, घुटनों के दर्द से, उनके लिए इसमें भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं और अभी लोगों को बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। इनकी खेती क्यों कम हो रही है? एक तो चावल गेहूं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, दूसरा जो मोटे अनाज हैं उनकी उपलब्धता भी न होने के कारण जो लोग इसको खाना चाहते हैं या अपने आहार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यदि स्थानीय स्तर पर इनकी हम खेती करने लगेंगे तो उनको ये मोटे अनाज से बने हुए उत्पाद और इनके चावल, इनका आटा, इनके द्वारा बनी हुई खिचड़ी, इनके द्वारा बने हुए अगर हम डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, बहुत सारे लड्डू बना सकते हैं, सब चीज़ उपलब्ध अगर होने लगेगी तो आराम से लोग खरीदेंगे और जो उत्पादन करने वाले हैं उनको भी एक अच्छी राशि प्राप्त हो सकेगी। चलिए, बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि महेंद्र पटेल जी, जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको मिला होगा। चूँकि सरकार के द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो मिलेट्स हैं, जो कि सुपर फूड हैं, ये लोगों की थाली तक पहुँचे। साथ ही साथ आपने बताया कि किस तरह से रोज़गार के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सर, आपने लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात की है, तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, हर दूसरे घर की हम बात कर लें तो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो हर दूसरे घर में मौजूद हैं। मिलेट्स का उपयोग करके आखिर कैसे इनसे बचा जा सकता है, या ये माना जा सकता है कि कैसे इसे कंट्रोल में किया जा सकता है? देखिए, मिलेट्स के अंदर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, चाहे हमारा कोदो हो, चाहे हमारा कुटकी हो या रागी हो, इनमें या बाजरा हो, इनमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और जो आजकल देखने में आ रहा है कि लोगों को हड्डियों संबंधी समस्या, हड्डियां कमज़ोर होना, घुटनों में दर्द होना, ये हर किसी के साथ समस्या है। दूसरा, जो हमारे मोटे अनाज हैं इनमें रेशे पाए जाते हैं, इसमें पाचक रेशे भी पाए जाते हैं और अपाचक रेशे भी पाए जाते हैं। जो पाचक रेशे हैं वो भोजन को पचाने का काम करते हैं, और वो जो अपाचक रेशे हैं जो पचा हुआ जो है उसको बाहर निकालने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये जो चावल गेहूं में नहीं पाया जाता इनके अंदर। दूसरा, ये ग्लूटेन फ्री भी रहते हैं, जिसके कारण इनकी पाचन संबंधी कोई समस्याएं वो भी उनकी दूर हो जाती हैं। और इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नाइसिन, राइबोफ्लेविन और दूसरी अमीनो एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम इन चीज़ों की पूर्ति के लिए अगर दूसरी चीज़ों पर जाते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यदि हम इनको लघु धान्यों को अपने आहार का हिस्सा बनाते हैं तो कम पैसा खर्च करके और हमारी जो लाइफ स्टाइल डिसीजें हैं उनको भी अच्छे से मतलब प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर खर्चे की बात की है और अब मैं ऐसे किसान भाइयों की बात आपसे करना चाहूँगा। यदि मध्यम वर्ग के किसान हैं या जिनके सामने आमदनी की समस्या है, तो क्या ऐसे किसान भी सुपर फूड को देखते हुए अपने हाथ आजमा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं? देखिए, कम पानी में और कम खर्चे में क्या इसका उत्पादन किया जा सकता है? देखिए, ये जो लघु धान्य है इनकी विशेषता है, एक तो ये पोषक तत्वों का भंडार है, दूसरा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें ये पूरी तरह से फिट होते हैं, तीसरा ये जहाँ पर पानी की कमी है, कम पानी है, वहाँ पर भी अच्छे से हो सकते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा भी
इनको कम लगती है। इसके साथ इनकी देखरेख भी बहुत कम लगती है, कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी इन पे बहुत कम होता है। और सामान्य तौर पर जो मोटे अनाज ये लघु और सीमांत कृषकों के द्वारा ही उगाए जाते हैं, और जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं इसमें विशेषकर इनकी खेती की जाती है। लेकिन अब चूंकि इसके साथ शासन जुड़ गया, शासन ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग है, प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति है, या एक जिला एक उत्पाद है। तो इन योजनाओं का फ़ायदा लेते हुए हमारे जो नवयुवक हैं या हमारे जो सीमांत लघु किसान हैं, तो कृषक उत्पादक संगठन बना सकते हैं वो, या फिर वो कृषि उत्पादक सहकारी समिति बना सकते हैं। उस समिति के माध्यम से खेती करें इन लघु धान्यों की, और खेती करने के बाद में प्राइमरी प्रसंस्करण के लिए छोटी इकाइयाँ स्थापित करके उनकी ब्रांडिंग और उनकी पैकेजिंग करके मार्केटिंग का काम किसान भाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इनकी स्थानीय स्तर पर मार्केट में तो डिमांड है भी, विश्व में भी माइनर मिलेट का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश के रूप में हमारा भारतवर्ष उभरने जा रहा है। चूँकि ये जो हमारी मिलेट्स ईयर घोषित की गई है, इसके कारण काफ़ी लोगों में इसके प्रति जागरूकता आई है। बिल्कुल सर, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, तो आमतौर पर देखा जाता है किसान भाई जब फसल लगाते हैं तो उस दौरान जलवायु का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज का मिलेट्स की खेती पर कोई असर पड़ता है, या इसको मान सकते हैं कि इसके बिना भी खेती बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे मिलेट्स हैं, एक तो ये कम अवधि के होते हैं और इनमें सूखा सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तापमान सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तापरोधी होते हैं, कम पानी में भी हो जाते हैं, कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है, बीच में अगर सूखा पड़ जाता है तब भी इनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम अपनी सामान्य फसलों को लेते हैं, चाहे हम सोयाबीन को लें या धान को लें, और उनकी खेती करते हैं, बीच में अगर ड्राई स्पेल आ जाता है तो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। धान के लिए अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो विपरीत प्रभाव। इन सब परिस्थितियों में हमारे जो माइनर मिलेट हैं, चाहे कोदो हो, कुटकी हो, सावा हो, मड़वा हो, या हमारे और अन्य दूसरे हमारे ज्वार हो, बाजरा हो, बहुत सही से फिट होते हैं और इनसे उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। और असिंचित अवस्था में लगभग हम इनसे 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, या सिंचित अवस्था में लेते हैं तो हमारा 2 से और लगभग 2.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन प्राप्त किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो इस वक्त सुपर फूड हम देख रहे हैं, आखिर वो क्या कारण रहे कि जो आम व्यक्ति की थाली से पहले दूर हो गए, लेकिन अब जाकर एक बार फिर लोगों में जागरूकता बढ़ी है? ना सिर्फ भारतवर्ष की बात करें, यदि विदेशों की बात करें तो अभी अब वहाँ के भी जो लोग हैं वो सुपर फूड की ओर बढ़ रहे हैं। इसके क्या मायने हम निकाले जाएँ? देखिए, इसके सीधे मायने यही है कि जो हम पैसे के पीछे भागना, अधिक लाभ कमाने के लिए, हम अधिक लाभ कमाने के लिए और अधिक उत्पादन की दृष्टि से हम गेहूं चावल के पीछे, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी हमारी गेहूं और धान में आई तो उनसे हमको अधिक उत्पादन मिला, जिसके कारण हम उन खाद्यान्न फसलों की ओर ज़्यादा प्रभावित हुए। दूसरी, हम दलहन तिलहन की तरफ भी चले गए। लेकिन इन किस्म जो हमारी लघु धान्य है, इनकी उतनी उन्नत किस्में सामान्य तौर पर किसानों की, जो हमारे सीमांत लघु किसान हैं, उनकी पहुंच से बाहर ही है। अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं कि अनुसंधान का कार्य है हमारे क्षेत्र में, और जितना अनुसंधान की आवश्यकता थी उतना अनुसंधान का कार्य नहीं हुआ। लेकिन दूसरे जैसे कर्नाटक में आप देखेंगे कि वहाँ पर आप चाहे डिनर हो चाहे लंच हो, तो एक रागी बॉल बनाते हैं वो लोग, और रागी से, आटे से जो बॉल तैयार करते हैं वो डेली उनके डाइट का हिस्सा रहती है। क्योंकि रागी के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये सब मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो उसको डेली डाइट में उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। लेकिन चूंकि इतना सब यहाँ पर नहीं हुआ और छोटे छोटे किसानों के द्वारा अपनाया जाता था, गांव के स्तर पर ही इनको जो हाथ से चलाने वाली कुतई होती थी उससे इनको दाना निकाल करके उपयोग किया जाता था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर था कि जो हमारे आदिवासी अंचल के जो किसान हैं वो अभी भी इन चीज़ों को खाना नहीं छोड़े हैं, क्योंकि वो लोग जो मजदूरी करने के लिए जब किसानों के खेतों पे जाते थे, तो यदि उनको एक नगद मजदूरी देने वाला किसान है और एक इनको कोदो कुटकी के रूप में मजदूरी देने वाला किसान है, तो उसमें प्राथमिकता उस किसान के यहाँ मजदूरी करने या धान के रोपा लगाने अथवा फसलों में काम करने के लिए जाते थे, जो उनको मजदूरी के रूप में ये जो लघु धान्य उपलब्ध कराते थे। लेकिन अब चूंकि लाइफ स्टाइल डिसीज हो रही, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लोगों को महसूस हो रहा है कि क्या चीज़ उपयोग किया जाए। तो अब इनके बारे में अनुसंधान हुआ है, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हुआ है, भारत सरकार के द्वारा लघु धान्य वर्ष भी मनाया जा रहा है, तो स्थानीय स्तर पर विभागों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा
लोगों के बीच में जागरूकता अपनाई जा रही है और इनके व्यंजन प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। व्यंजनों, क्योंकि व्यंजन बहुत बड़ी चीज़ है, नई चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आ रही कि कैसे करेंगे, तो इसके लिए व्यंजन प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। तो कैसे इनका हम चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, इसके मतलब कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो वो व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी लोगों के बीच में कराई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जाती है कि कैसे ना कैसे लोग इसको लेकर जागरूक हों और लोगों की थाली तक ये पहुंचे। लोग उत्साह दिखा रहे हैं और बिल्कुल, लोग उत्साह इनके दिखा रहे हैं। सर, ये उम्मीद भी की जा सकती है कि आने वाले वक्त में भी लोगों का उत्साह यूं ही बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो किसान भाइयों, लगातार हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे मिलेट सुपर फूड आखिर इतने खास क्यों हैं और इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि ये सजीव फोन लाइन प्रोग्राम है, इसमें आप फ़ोन लगा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और आज हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं और इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, अपना सवाल करिए आप। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही, हमारी खेती के रकबे घट रहे हैं, तो ऐसी दशा में मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस हिसाब से हम मोटे अनाज की पैदावार करें, मतलब लाइन से लाइन की बुआई करें कि युवा फसल बोएं कि हम जो है बिचवा करके बोएं, जिससे अधिक पैदावार हो सके, सबकी थाली में मोटा अनाज पहुँच सके। जी, तो जहाँ तक समझ पाएँ आपके सवाल को, सवाल मिश्रा जी का ही है कि आखिर किस तरीके से जो मिलेट्स इसकी पैदावार की जा सकती है और किस तरह से किसान भाई जो हैं आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए किसान भाई इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सही प्रश्न है मिश्रा जी का कि मोटा अनाज के लिए सरकार चर्चा कर रही है, सभी स्तर पर चर्चा हो रही है और जनसंख्या की दृष्टि से यार हर व्यक्ति मोटा अनाज को अपनी थाली का हिस्सा बनाना चाहता है, तो उसकी उन्नत उत्पादन कैसे लिया जाए। तो मिश्रा जी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर कतारों में बोनी की जाती तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कतारों में बोनी करने से हमको दूसरा जो खरपतवार नियंत्रण करने में सावधानी रहेगी और सुविधा रहेगी। तो कतारों में बोनी की जाए और इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रहती है और लगभग 2 सेंटीमीटर गहरा बीज को ही 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरा बीज को डाला जाता है। और खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और अगर पोटास की कमी लगती है तो इनका प्रयोग करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए भी हम जैविक फफूंदनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं और जैविक की करना है या फिर आपको रासायनिक फफूंदनाशकों का प्रयोग करना है तो उनका भी प्रयोग करके और इनकी बोनी कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जो हमारी लघुधान्य फसलें हैं, अधिकतर फसलें खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि विशेष परिस्थितियों में अगर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी परिस्थितियों में हम इनको जो जीवन रक्षक सिंचाई है उसको दे करके मतलब इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो खरपतवार हैं उनका प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो खरपतवारों के लिए हमारे जो हैंड बीडिंग कर सकते हैं अथवा
कुरब चलाने के लिए जो पहले चलाया जाता बखर के माध्यम से, जी। जिसको डोरा चला करके उसको भी कतारों के बीच में चला करके और खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन हमको उनसे प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे किसान भाइयों का भी यही सवाल होगा लगभग कि वैज्ञानिक तरीके से आखिर मिलेट्स की, ये सुपर फूड्स की खेती कैसे की जा सकती है? क्या इसके अलावा कोई और भी नवाचार जो अपनाए जा रहे हैं खेती में, उसका भी ध्यान रख सकते हैं किसान भाई? देखिए, जैसे खेती करने की बात है मिलेट्स की, तो जो अभी हमारे आदिवासी अंचलों में इसकी खेती की जा रही है और धीरे धीरे जो प्रजातियां हैं उनके पास में जो उपलब्ध प्रजातियां हैं, देसी प्रजातियां, उनका उपयोग किया जा रहा है। और जैसे दूसरे राज्यों में अगर हम देखते हैं तो इनके ऊपर अनुसंधान काफ़ी हो रहा है और उनकी जो उत्पादन देने वाली किस्में हैं, उत्पादन बढ़ाने के साथ में इनकी अवधि भी बढ़ती है। और अवधि बढ़ती है तो फिर वही समस्या हो जाती है कि अधिक अवधि की हो गई तो फिर उनको उतना ही पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सामान्य तौर पे हमारी जो पुरानी पारंपरिक किस्में हैं वो 75, 80, 85 दिन में हो जाती हैं। लेकिन जो उन्नत किस्में हमारे जो अनुसंधान केंद्रों से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं, जवाहर कोदो 41, जवाहर कोदो 48 है, ऐसी कुटकी की JK 1 है, जवाहर कुटकी 1 है, जवाहर कुटकी 8 है, ये तो फिर उनकी जो अवधि बढ़ जाती हैं। तो सामान्य तौर पे जो किसान भाई हैं वो अपनी जो किस्में हैं उनका संरक्षण करके उन किस्मों को ही आगे बढ़ाएं और जो उन्नत किस्में जहाँ पर हमको सिंचित खेती करनी है वहाँ पर उन्नत किस्मों की खेती करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हमारी जो डिंडोरी की एक महिला हैं लहरी बाई, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है और उन्होंने 150 से अधिक जो लघु धान्य हैं उनकी किस्मों को मिट्टी की कोठियों में संरक्षित किया है। और उन्होंने एक 27 वर्ष की हैं केवल, और उन्होंने अनुकरणीय कार्य किया है। वो बीजों को इकट्ठा करती हैं और दूसरे अपने पड़ोसी किसानों को, आसपास के गाँव के किसानों को उगाने के लिए वो बीज उपलब्ध कराती हैं और इतना अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। तो हमको दोनों चीज़ों पे चलना पड़ेगा। हमारी जो प्राचीन पारंपरिक किस्में हैं, जो देसी किस्में हैं, उनको भी संरक्षित करना है और अधिक जनता के लिए अगर हमको इम्प्रूव कल्टीवेशन की तरफ जाना है तो उसके लिए हमको उन्नत किस्म जो अनुसंधान केंद्रों द्वारा विकसित की जा रही हैं, गुजरात से, नवसारी से भी हुई हैं, कुछ हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है मिलेट्स का, वहाँ से भी, तो उन किस्मों को भी आप शामिल करके उत्पादन ले सकते हैं। जैसे बाजरा में अगर कहते हैं तो हमारा मुरैना ज़िले में बाजरा, राजस्थान में बाजरा होता है, तो प्राइवेट सेक्टर की वेराइटियाँ इतनी पॉपुलर हैं और बहुत अच्छा उत्पादन 25 से 30 कुंटल तक प्रति हेक्टर प्राप्त करते हैं। तो ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लोगों को इसकी महत्ता समझ रहे हैं और इसके पोषक तत्वों के बारे में समझ रहे हैं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हमारे पास यदि इन किस्मों को हम एक गैप फिलिंग के रूप में अगर उत्पादन प्रारंभ नहीं करेंगे तो कभी भी हमको रिस्क बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि आपने धान का रोपा तैयार कर लिया, अगर सही बारिश नहीं होती है तो कहाँ तक आप ट्यूबवेलों से और उनसे पानी देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब बारिश की भी कोई निश्चित संभावना नहीं हो रही है और बीच में सूखा पड़ रहा है, तापमान भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में इनके अंदर एक इंटरनली एक ऐसा मैकेनिज्म है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हमको कुछ न कुछ बांध देती हैं और इनकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। जी सर, इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे, ये तो आपने हमें सुपर फूड की खासियत बता दी कि इसकी क्या कुछ खासियत है, लेकिन यदि हम दर्शकों की बात करते हैं या आम जनता की बात करते हैं तो जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, मोटापे का शिकार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो सुपर फूड के माध्यम से क्या इससे भी बचा जा सकता है? हाँ, ये मोटापे के लिए, वजन घटाने के लिए, विशेष तौर पे वजन घटाने के लिए जो फॉक्सटेल है हमारी रागी, वो काफ़ी काम आती है और इसका उपयोग करने से, क्योंकि इसके अंदर इतने जो एमिनो एसिड वगैरह पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनके कारण हृदय रोग से रिलेटेड बीमारी, कम वजन करने के लिए और मोटापे को रोकने के लिए ये बहुत अच्छे मतलब साधन है। इनको अगर अपनी उसमें एज ए खिचड़ी के रूप में, पुलाव के रूप में, इनकी चपाती खा करके, इनकी डोसा इडली बना करके, इनका चीला आदि बना करके, कई तरीके से इसको अपनी डाइट का, इसका पेय पदार्थ, रागी का पेय पदार्थ भी बना करके, जो हमारे आदिवासी अंचल में जो लोग हैं पेच बनाते हैं, जैसे हम बाजरा के आटा की महेरी बनाते हैं उसी प्रकार से रागी के आटे की पेच बनाते हैं और उसको बना के रख देते हैं। जब वो तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जाते हैं
तो उस समय इसको बना के रख देते हैं और 2 दिन तक उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं रहता है तो उसको पेज को 2-3 दिन तक प्रयोग करते हैं और गर्मी के दिनों में उनको ठंडक प्रदान करती है। जी, तो दर्शकों देखा आपने, यदि हम मिलेट्स की बात करें तो इससे आप डोसा बना सकते हैं, इसकी चपाती खा सकते हैं, खाने के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे, यदि किडनी के मरीज़ों की हम बात करें तो इससे पहले चर्चा जब की गई थी तो ये भी बताया गया था कि जो सुपर फूड है वो किडनी के मरीज़ों के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। हाँ, किडनी वाले मरीज हैं, उनके जो खून की सफाई के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो फ़ायदा करते हैं। इनका उनके लिए प्रयोग बहुत अच्छा है और उनको फ़ायदा उससे मिलता है। लेकिन जैसे पथरी वगैरह जिनको समस्या है, चूँकि इसमें कैल्शियम वगैरह बहुतायत में पाया जाता है, तो उनको थोड़ा सा इसके सेवन से बचना चाहिए और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के पश्चात अपने आहार में इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जैसे तत्व की वो मिनरल्स की मात्रा होने के कारण उसको मतलब पथरी के साइज बढ़ने की संभावना हो जाती है। दूसरा इनका एक चीज़ और है, जैसे अपन इनकी दलिया खिचड़ी और इसके डोसा इडली तो बना ही सकते हैं, सलाद के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उसमें इनका सलाद अपने बनाने के टमाटर और इनके साथ में इसको 7-8 घंटे के लिए गला देते हैं पानी में और इसके बाद इनको बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद इसमें नींबू, संतरा और इनके रस मिला करके और इसमें पालक है और खीरा है, ये सब मिला करके सर्व किया जाता है। बहुत अच्छा पेय पदार्थ होता है और काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। एक सलाद के रूप में भी इनका प्रयोग मोटे अनाजों का किया जा सकता है। दूसरा एक गुण और अच्छा इसके अंदर है, ये मधुमेह को क्यों कंट्रोल करता है, इसलिए करता है कि जो अपन चावल खाते हैं जी, वो हमारे जल्दी पच करके हमारे खून में मिल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा ये धीमी गति से, रेसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो ये धीमी गति से पचते हैं। इसीलिए ये जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं और जो इंसुलिन है उसकी मात्रा को नियंत्रित भी रखते हैं। इसीलिए ये मधुमेह के रोगियों के लिए तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है और उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। सर अंत में ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बोला कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं सुपर फूड जो है, तो क्या विशेषज्ञ की सलाह भी लेनी चाहिए इसके सेवन से पहले? आमतौर पर क्या ऐसा भी? देखिए, आहार में इनको शामिल करने के लिए आदमी की फूड हैबिट रहती है और फूड हैबिट में अगर वो कोई चीज़ खाता है और उसके जगह पर कोई दूसरी चीज़ को लाता है तो निश्चित ही उसके जो पाचन की प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इनको धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर उनको खाने से उनका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, उनको तरोताज़ा महसूस हो रहा है, उनके जो जोड़ों में दर्द है वो अच्छा हो रहा है, उनका जो पेन है शरीर का वो दूर हो रहा है और भी उनको जो समस्या हैं उनसे अगर राहत मिल रही है तो वो उसको खा सकते हैं। कोई इतना मतलब डाइवर्स इफेक्ट, उनके विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला जी। और फिर भी एकदम अचानक ऐसा नहीं कि खाते चले गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो बाजरा की रोटी खाने लगे तो फिर एकदम उनको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि धीरे धीरे आप इसे अपनी डाइट में उसको शामिल करना चाहिए जी। और सरलता से, क्योंकि अगर अपनी फूड हैबिट चेंज करते हैं तो परिवर्तन होता है। चाहे अपन अन्न के रूप में आहार ले रहे हैं, उसको फलाहार से अगर हम फलों के जूस पे भी जाएंगे तो भी उनके पाचन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपका ये मानना है कि धीरे धीरे यदि हम सुपर फूड को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपने भोजन की थाली में शामिल करते हैं, तो इसका असर भी आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। सर, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और सुपर फूड के बारे में इतने विश्लेषण से और इतने सरल शब्दों में अपनी बात कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि यदि आप सुपर फूड का इस्तेमाल करते हैं, यदि खेती इस्तेमाल करते हैं या रोज़गार के क्षेत्र में भी जो हमारे नए किसान भाई हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि आप अपने व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यदि आम जनता इसे अपने खाने की थाली में उपयोग करेगी तो ये भी माना जा सकता है कि उनका स्वास्थ्य भी आने वाले वक्त में बेहतर बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। इसी के साथ किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।